हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली कई वीडियो में हमने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत अलग अलग कौशलों के ऊपर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम व्याख्या कौशल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम व्याख्या कौशल क्या है। व्याख्या कौशल, जिसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग भी कहा जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्याख्या कौशल का अर्जन एक अध्यापक के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। व्याख्या करने का अर्थ होता है विषय वस्तु पर आधारित उन कथनों से होता है जो आपस में पूरी तरह संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक होते हैं। इस तरह व्याख्या कौशल को एक ऐसी तकनीक अथवा युक्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, विचार या नियम को अच्छी तरह बोधगम्य बनाने के लिए परस्पर संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक कथनों की भली भांति सहायता ली जा सके। मतलब छात्रों के सामने अपने पाठ्य वस्तु सिद्धांत को सबसे सरल रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को व्याख्या कौशल कहते हैं। व्याख्या करने हेतु विशेष और गहन अध्ययन तथा समझ की आवश्यकता होती है। उसी के साथ साथ व्याख्याकर्ता को कई बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है, जैसे विद्यार्थियों का आयु वर्ग, उनका पूर्व ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी पारिवारिक जानकारी, भौगोलिक स्थितियाँ, क्योंकि इन सभी घटकों का प्रभाव व्याख्या की प्रभावशीलता पर पड़ता है। तो व्याख्या कौशल के अंतर्गत जो शिक्षकों के क्रियाकलाप होते हैं वो दो वर्गों में बांटे जाते हैं। आइए देखते हैं हम वे दो वर्ग कौन से हैं। सबसे पहले वर्ग को नाम दिया गया है वांछनीय व्यवहार। वांछनीय मतलब अपेक्षित, जिसे डिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं। उसी के साथ साथ में दूसरा क्रियाकलाप है अवांछनीय व्यवहार, मतलब अनपेक्षित व्यवहार, जिसे अनडिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अध्यापक के वांछनीय व्यवहार कौन कौन से होते हैं। एक बात का आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो वांछनीय व्यवहार होते हैं उन्हें ही व्याख्यान कौशल के घटक भी कहा जाता है। मतलब उन वांछनीय व्यवहारों को कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम एक एक कंपोनेंट क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रस्तावनात्मक कथनों का उपयोग, जिसे अंग्रेजी में से कहेंगे बिगिनिंग स्टेटमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा BS। इसका उपयोग कक्षा में विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना होता है। मतलब कक्षा में छात्रों को सावधान, सतर्क करने के लिए तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावना कथन दिया जाता है। उसके बाद में अगला कंपोनेंट है समापन कथन का उपयोग, जिसे कहेंगे यूज ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा CS। कुछ कथनों का उपयोग व्याख्या के अंत में किया जाता है। इनका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी स्पष्ट रूप से कुछ सारांश बिंदु में पूरी व्याख्या को समझ लें। मतलब छात्रों के सामने पूरी व्याख्या का स्थायी चित्र बन सके, इसीलिए इस घटक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला घटक है या कंपोनेंट है संयोजक शब्दों का उपयोग, जिसे कहेंगे यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा EL। ये जो संयोजक शब्द होते हैं इनका उपयोग कथनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। इन शब्दों का उद्देश्य होता है कि श्रोता या विद्यार्थी यह समझ सके कि व्याख्या अभी हमारी चल रही है। शिक्षक को बहुत सावधानी पूर्वक इन संयोजित शब्दों का उपयोग व्याख्या के लिए करना होता है। जैसे कि कुछ संयोजक शब्द हो सकते हैं दूसरी ओर, लेकिन, मुख्य, इसलिए, यह है, जिससे कि, यदि, तब, जबकि, पहले, क्योंकि। ये जो सारे ऐसे कई संयोजक शब्द होते हैं जिन्हें व्याख्या के अंतर्गत उसका प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में अगला कंपोनेंट है दृश्य तकनीक का प्रयोग, जिसे कहेंगे यूज ऑफ विजुअल टेक्निक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा VT। शाम पर चार्ट,
एवं अन्य दृश्य वस्तुओं का उपयोग करके हम व्याख्या को और अधिक स्पष्ट बना सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक चित्र कई शब्दों को बयां करता है। इन सहायक सामग्री के द्वारा किसी भी घटना, तथ्य एवं विषय को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इसीलिए इस घटक का प्रयोग व्याख्या के अंदर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगला घटक है तकनीकी शब्दों की परिभाषा, मतलब टेक्निकल वर्ड्स डिफाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा TWD। जब हम व्याख्या करते हैं तो उसके दौरान शिक्षक किसी विशेष घटना एवं तथ्य को समझाने के लिए कुछ तकनीकी एवं कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक यदि इन शब्दों को परिभाषित करके न बताए तो सामने बैठे वाले विद्यार्थी को व्याख्या जो भी हम कर रहे हैं वह अच्छी तरह से समझ नहीं आती है, और बिना परिभाषा के यह समझ पाना बहुत कठिन होता है कि नया तथा तकनीकी शब्द सही है या गलत है। उसके बाद में अगला कंपोनेंट है जिसे कहेंगे आवश्यक बिंदुओं का समावेश, जिसे कहा जाएगा कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा CEP। किसी घटना को समझाने के लिए उसमें कुछ विशेष घटक होते हैं। एक पूरी व्याख्या के अंतर्गत इन सभी तथ्यों का समावेश होना चाहिए। व्याख्या की परिपूर्णता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब व्याख्या करते समय जो भी आवश्यक बिंदु होते हैं उन्हें व्याख्या में समावेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में अगला घटक है विद्यार्थियों की समझ को जांच करने के लिए प्रश्न, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहेंगे शॉर्ट फॉर्म होगा QTPU। व्याख्या की प्रभावशीलता को जांचने के लिए घटना से संबंधित कुछ प्रश्न विद्यार्थियों के लिए किए जाते हैं। शिक्षक यह प्रश्न उपसंहार कथन के बाद करते हैं, जिससे यह समझा जा सके कि विद्यार्थियों को उस घटना के बारे में किस हद तक समझ में आया है। इस उद्देश्य के लिए कुछ ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जब व्याख्या को समझा दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा, तो उपसंहार के बाद में शिक्षकों को वहाँ पर क्वेश्चंस उस व्याख्या से संबंधित करने ज़रूरी होते हैं। अब हमने दूसरा भाग देखा था जिसका हमने नाम दिया था अवांछनीय व्यवहार, मतलब शिक्षकों के अवांछनीय व्यवहार। अब हम देखते हैं कि एक शिक्षक को व्याख्या करते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है असंगत कथन। जब शिक्षक जिस भी घटना को या तथ्यों को वो समझा रहा है या व्याख्या के द्वारा बता रहा है, तो उसके अंतर्गत उन कथनों अथवा वाक्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसका संबंध हमारी मुख्य व्याख्या से ना हो, क्योंकि इनका उपयोग करने से विद्यार्थी मुख्य बातों को नहीं समझ पाता है और विद्यार्थियों का ध्यान भी हम जो समझा रहे हैं उससे भटक सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक जार के अंदर पानी में फूल डाल दें। क्या आपने क्लोरीन गैस देखी है? इस पर फूलों का रंग उड़ जाता है। यह क्लोरीन गैस की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मतलब जो भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि हम जो भी समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें आ गई है जिससे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए व्याख्या करते समय जो कि हमारी मुख्य व्याख्या से संबंधित ना हो। उसके बाद में अगला है निरंतरता का अभाव। जब हम क्रमबद्ध तरीके से किसी घटना को समझाते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं तो उसके कारण हमारी जो निरंतरता होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसा अधिकतर शिक्षक जब करते हैं जब वह नई घटना, समस्या या सूचना को बताते हैं या समझाते हैं। जब वह इसे पूरे पूर्व दिए गए ज्ञान से संबंधित करके नहीं बता पाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि शिक्षक नए टॉपिक या विषय को समझाते समय उसके लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान का संबंध ना बताए तो भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में अगला है प्रवाह का अभाव।
यदि हम अपूर्ण वाक्य का उपयोग अथवा बीच में ही नए वाक्य का उपयोग करेंगे तो उसके कारण विद्यार्थी उस विषय को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। यदि हम व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों से कोई प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न के दौरान तुरंत हम दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं एवं उसे सोचने का समय भी नहीं देते हैं तो इसके कारण भी स्पष्टता खत्म हो जाती है। यदि विद्यार्थी उस विषय में रुचि नहीं रखते हैं तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में अगला है अस्पष्ट शब्दांश या वाक्यांश। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो भागों को सही तरीके से व्यक्त कर नहीं पाते हैं उन्हें अस्पष्ट शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के उपयोग से व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाती है। जैसे कि हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारी जब व्याख्या करते हैं उसमें हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ, कई, कई तरह के, तो क्या, थोड़ा सा, चीज़ें या वस्तु, लगभग, शायद। मतलब जब हम इस तरीके से जो वाक्यांशों का प्रयोग करेंगे या शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम हमारी व्याख्या अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों को समझाते वक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब व्याख्या कौशल के अंतर्गत शिक्षकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपनी व्याख्या देते समय ये बताया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि व्याख्या कौशल की एक पाठ योजना बनती कैसे है। ये देखिए पाठ योजना बनानी कैसी है, जिसके अंदर हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग देते हैं पाठ योजना, क्रमांक कौन सा है, फिर उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम आता है, उसके सामने बिल्कुल दिनांक, छात्राध्यापिका के नाम के नीचे महाविद्यालय का नाम, उसके सामने कक्षा, कौन सी कक्षा का आप लेसन प्लान बनाया है आपने, उसके बाद में विषय आता है, कौन से सब्जेक्ट का आपने बनाया है, उसके बाद में आपका समय आता है, समय हमेशा 5 से 7 मिनट का ही होता है। उसके बाद में है प्रकरण, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं वो आता है, और उसके आगे बिल्कुल कालांश लिखा जाता है। कालांश मतलब जिस पीरियड में आप, जिस टाइमिंग में आप वो लेसन प्लान पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में आपका उद्देश्य आता है। उद्देश्य में जो भी आपकी स्किल होती है उस स्किल का पूरा नाम लिखना होता है, और उसमें लिखना होता है कि जैसे हम ये व्याख्या कौशल ले रहे हैं इसलिए व्याख्या कौशल का अभ्यास करना। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक कौशल की 3 योजनाएं बनती है, पाठ योजनाएं, जिसमें 2 योजनाओं में अभ्यास करना ही लिखा जाता है और तीसरी योजना में लिखा जाता है दक्षता प्राप्त करना। उसके बाद में हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। अब ये जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनते हैं। सबसे पहले कॉलम को नाम दिया जाता है छात्राध्यापिका का व्यवहार, दूसरे कॉलम को नाम दिया जाता है विद्यार्थियों का व्यवहार, और तीसरे कॉलम को नाम दिया जाता है घटक। घटक ये वह घटक होते हैं जो कि इस स्किल के, इस कौशल के घटक हमने ऊपर देखे, कंपोनेंट्स हमने ऊपर देखे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले घटक के इसमें BS का प्रयोग किया गया है। BS मतलब बिगिनिंग स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पर छात्राध्यापिका ने जब शुरुआत की तो उसने कहा आज हम पदार्थों के संरक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर उनका बिगिनिंग स्टेटमेंट हो गया, उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, हमारा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से वो पढ़ाते चले गए आगे, ये देखिए। और अगला उन्होंने कंपोनेंट यूज़ किया है CEP। CEP का मतलब है कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता, यहाँ पर ये मेन जो बिंदु है, इस मेन बिंदु को उन्होंने कवर किया है, इसीलिए यहाँ पर CEP का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अगला कंपोनेंट यूज़ हुआ है EL जैसे कि हमने पहले ही बताया था, एक्सप्लेनिंग लिंक। अब यहाँ पर उन्होंने क्योंकि यह एक्सप्लेनिंग लिंक मतलब संयोजक कड़ी बताई है। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम EL का प्रयोग करते हैं व्याख्या के अंतर्गत तो उस EL शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि के ऊपर अंडरलाइन की गई है, और दूसरा जब उन्होंने EL वापरा तो वहाँ पर अतः के नीचे उन्होंने अंडरलाइन की है। उसके बाद में अगले इसमें हम आते हैं, अगला जो है अगला भी वैसे ही 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम में फिर से उन्होंने मतलब प्रयोग किया गया है, VT का प्रयोग किया गया है। अब VT का मतलब हमने बोला था विजुअल टेक्निक्स। मतलब यहाँ पर उन्होंने श्यामपट्ट के ऊपर एक रेखा चित्र बनाया, इसीलिए मतलब दृश्य सामग्री हो गई यहाँ पर, और इसका प्रयोग किया उन्होंने, इसीलिए यहाँ पर VT का
प्रयोग किया गया है। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई रेखा चित्र बना रहे हैं, शामपट का प्रयोग कर रहे हैं, चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको लिखना ज़रूरी होता है कि आपने क्या किया। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि छात्राध्यापिका ने शामपट पर रेखा चित्र बनाया, मतलब उन्होंने यहाँ पर रेखा चित्र बनाया इसीलिए कहा गया है। इसके बाद में आगे जो यूज़ किया गया है TWD, ये घटक यूज़ किया गया है, वापरा गया है। अब TWD यहाँ पर इसका मतलब हमने बताया था टेक्निकल वर्ड डिफाइन, मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर व्याख्या की गई है। यहाँ पर निर्जवीकरण बताया गया है। अब इसकी व्याख्या करके उन्होंने बोला है, इसीलिए यहाँ पर TWD का प्रयोग किया गया है। फिर से देखिए इसमें EL का प्रयोग आया है, जिससे यह EL यहाँ बन गया है। उसके बाद में CEP, इस कंपोनेंट का प्रयोग किया गया है। CEP मतलब वही कवरिंग इसेंशियल पॉइंट्स, यहाँ पर उबालना, ये जो इसेंशियल पॉइंट है उसको यूज़ किया गया है। फिर से EL का यूज़ किया गया है, फिर CEP का यूज़ किया गया है, उसके बाद में TWD का यूज़ किया गया है, CEP का यूज़ किया गया है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्किल होती है उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वे सभी की सभी कंपोनेंट्स आपके यूज़ होने चाहिए। आप जब भी आप अपना लेसन प्लान बना रहे हैं उस लेसन प्लान के अंदर वो सभी की सभी घटक या कंपोनेंट्स यूज़ होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो अगला यूज़ किया गया कंपोनेंट वो है QTPU, मतलब क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पर जो भी व्याख्या बताई गई, जो भी समझाया गया, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर QTPU का प्रयोग किया गया है। और फिर CS का प्रयोग किया गया है। CS मतलब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, सबसे लास्ट वाला शब्द यहाँ वाक्य वापरना ज़रूरी होता है। जैसे हमने सीखा कि लंबे समय के लिए भोजन पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर उनका यहाँ CS वापरा गया है। इस प्रकार से पूरी की पूरी पाठ योजना बनाई जाती है। और सबसे अंत में हमने पहले भी बताया कि अवलोकन तालिकाएँ बनती है, मतलब जो भी घटक होते हैं उन घटकों को पूरे लेसन प्लान में कितने बार कौन यूज़ किया गया है उसका बताया जाता है और उसके आखिरी में टोटल लिखा जाता है। और उसके बाद में छात्राध्यापक के हस्ताक्षर और शिक्षक निरीक्षक के हस्ताक्षर, ऐसा आता है। इसी तरीके से देखिए इंग्लिश की भी मतलब लेसन प्लान बना हुआ है इंग्लिश का। इंग्लिश के अंतर्गत साइंस का लेसन प्लान बना है इंग्लिश मीडियम में। ये देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है जो ऊपर बताई गई है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। देखिए BS का वापर किया गया है, CEP का वापर किया गया है। मतलब इस तरीके से सभी की सभी जो पाठ योजना होती है वो पाठ योजना बनाई जाती है। ध्यान आपको यही चीज़ की रखनी है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड का वापर कर रहे हैं या फिर जब भी आप चार्ट का वापर कर रहे हैं व्याख्या करते समय, तो उसके नीचे आपको बताना ज़रूरी होता है कि आपने क्या किया। देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, स्टूडेंट टीचर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, ये देखिए लिखा हुआ है। मतलब जब भी आप जो भी चीज़ करते हैं वो आपको यहाँ पर दर्शानी ज़रूरी होती है। और ध्यान रखना होता है कि पूरे के पूरे कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं या नहीं हुए। और हाँ, जो कंपोनेंट जहाँ पर यूज़ हुआ है वहाँ पर वही कंपोनेंट लिखा जाएगा। एक कंपोनेंट पूरे लेसन प्लान में 1 से 2 या 3 बार भी हम आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लेसन प्लान जो होती है वो लेसन प्लान बताने की या पढ़ाने की प्रक्रिया के ऊपर निर्धारित होता है कि हमने कितना लेसन प्लान कब और कैसे पढ़ाया। ये देखिए इस तरीके से समस्त लेसन प्लान बनाया गया। और सबसे लास्ट में आ गई आपकी ये ऑब्जर्वेशन तालिका, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर वही सेम चीज़ है कि कौन सा कंपोनेंट कितने बार यूज़ किया गया है। इस तरीके से यह पाठ योजना बनाई गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कौशल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।